हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 29 जुलाई 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 13 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बरेली के पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार की देर रात झारखंड सहित छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, सिक्किम, मेघालय और पंजाब के नए राज्यपालों की नियुक्ति पर मुहर लगाई है। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। 6 बार सांसद रह चुके गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। बता दें कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है। हजारीबाग सड़क हादसे में महिला का हाथ कटकर हुआ अलग, इलाज के दौरान मौत। चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत चरही घाटों मुख्य मार्ग के बहेरा पुल के समीप शनिवार रात करीब 8 बजे ऑटो की एक वाहन के साथ टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला यात्री का दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया था। गंभीर रूप से घायल महिला को मांडू अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर चरही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की पहचान संजू देवी 40 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार संजू देवी तिरला के घाटों की ओर जा रही थी। तभी बहेरा पुल के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हो गया। झारखंड नक्सलियों अपराधियों ने बीते 199 दिनों में 35 वाहनों में की आगजनी, 2 लोगों की हत्या कर दी। लेवी नहीं तो विकास नहीं, झारखंड में नक्सलियों का यह कथन समय समय पर चरितार्थ होता रहा है। बीते 199 दिनों में 8 जनवरी से 27 जुलाई नक्सलियों और अपराधियों ने 35 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अपराधियों और नक्सलियों ने लेवी के लिए विकास कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने 2 लोगों की हत्या भी की है। गौरतलब है कि लेवी नहीं मिलने पर अपराधी और नक्सली संगठन हत्या और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। हर बार पुलिस घटना का अनुसंधान करने और विकास योजना को पूरा कराने के लिए ठेकेदारों को भरोसा दिलाती है। निर्माण स्थल पर पुलिस भी कभी कभी कैंप करती है, लेकिन मौका पाकर नक्सली और अपराधी घटना को अंजाम देते हैं। जाने कब कब आगजनी और हत्या की घटना को दिया गया अंजाम। 27 जुलाई 2024 हजारीबाग में तिवारी गिरोह के अपराधियों ने कोल परियोजना कार्य में लगी कंपनी के हाइवा और ग्रेडर मशीन में आगजनी की थी। 27 जुलाई 2024 लातेहार में TSPC उग्रवादियों ने कोयला ढुलाई में लगे 2 हाइवा में की आगजनी की थी। 18 जुलाई 2024 रांची के मैक्लुस्कीगंज में कंस्ट्रक्शन साइट पर उग्रवादियों ने हमला कर मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 12 जून 2024 चतरा जिले में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी मिक्सर मशीन को जंगल में फूंक दिया था। 28 जून 2024 पलामू के हैदरनगर में भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। 29 मई 2024 रांची के मैक्लुस्कीगंज चामा रोड पर अपराधियों ने कंटेनर गाड़ी के साथ साथ एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया था। 25 मई 2024 हजारीबाग के बड़का गांव में अपराधियों ने 5 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया था। इसके अलावा 15 मई को 3 और 18 मई को 4 ट्रैक्टरों में आग लगा दी थी। 2 मार्च 2024 रांची के पिटोरिया में एक स्टोन माइंस प्लांट में नक्सलियों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी थी। 8 जनवरी 2024 गुमला में नक्सलियों ने 1 दर्जन वाहनों में आगजनी कर दिया था। पर्चा छोड़कर खनन व परिवहन का काम बंद करने का सुनाया था फरमान। छत्तीसगढ़ नक्सलियों के प्रेशर बम की चपेट में आने से 10 वर्षीय लड़के की मौत, बकरी चराने गया था जंगल। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में प्रेशर बम की चपेट में आने से 10 वर्षीय लड़के हिडमा कवासी की मौत हो गई। यह घटना बीजापुर जिले के गंगालोर थाना क्षेत्र के पीड़िया गांव की है। मृतक लड़का अपनी मां के साथ बकरी चराने जंगल में गया था।
इसी दौरान नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। विस्फोट के दौरान बालक की मां कुछ दूरी पर मौजूद थी, जिसके कारण वह विस्फोट की चपेट में आने से सुरक्षित बच गई। अधिकारियों ने बताया कि महिला ने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे बच्चे को पैदल ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के मुतवेंडी शिविर ले गए। अधिकारियों ने बताया कि बालक को शिविर में प्रारंभिक इलाज दिया गया और फिर सीआरपीएफ के जवानों ने उसे बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चेरपाल नाले में बाढ़ के पानी की वजह से समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके कारण घायल लड़का का अधिक रक्तस्राव हो गया और आखिरकार बच्चे की मौत हो गई। चाईबासा नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी, ग्रामीणों से शहीदी सप्ताह मनाने की अपील। जिले के जरायकेला ओपी क्षेत्र पंचपहिया में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। यह घटना शनिवार की देर रात की है। पोस्टरबाजी कर नक्सलियों ने लोगों से शहीदी सप्ताह मनाने की अपील की है। पोस्टरबाजी की सूचना मिलने पर रविवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी पोस्टर को जब्त कर लिया और आगे की जांच में जुट गई। भाकपा नक्सलियों का शहीदी सप्ताह रविवार से शुरू हो गया है। इसी को लेकर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की है। नक्सलियों ने पंचपहिया गांव के स्कूल से लेकर डोमलाई गांव और जरायकेला के विभिन्न जगहों पर भारी संख्या में पोस्टरबाजी की है। साथ ही नक्सलियों ने बुकलेट भी छोड़ा है। इसमें नक्सलियों ने आदिवासी भाषाओं का उपयोग करते हुए कई नारा लिखे हैं। नक्सलियों द्वारा लगाए गए बैनर में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक क्रांतिकारी जोश और संकल्प के साथ शहीदी सप्ताह मनाने की बात लिखी गई है, जबकि पोस्टरों में माओवादी छापेमारी युद्ध नियमों का सृजनात्मक रूप से पालन करने, अनावश्यक नुकसान को कम करने और गुरिल्ला युद्ध में जीत के अनुपात को बढ़ाने जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। भाकपा माओवादी हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान वे मारे गए अपने साथियों का स्मारक बनाकर उन्हें याद करते हैं। नक्सली इस दौरान अपने प्रभाव वाले इलाकों में ग्रामीणों को एकत्रित कर शहीदी सप्ताह मनाते हैं। किरीबुरू में 29 जुलाई की सुबह से सलाई चौक के पास करेंगे अनिश्चितकालीन सड़क जाम। 14 माह से सरकारी राशन नहीं मिलने और पानी की गंभीर समस्या से जुड़ी मांगों को लेकर गंगदा पंचायत के मुखिया राजू सांडिल के नेतृत्व में 8 गांवों के ग्रामीणों 29 जुलाई की सुबह से अनिश्चितकालीन सड़क जाम करेंगे। सड़क जाम सलाई चौक के पास किया जाएगा। यह जानकारी मुखिया राजू सांडिल ने दी है। उन्होंने कहा कि गंगदा पंचायत के कुंबिया, चुर्गी, ममार के ग्रामीणों को पिछले 14 माह से सरकारी राशन नहीं मिला है, जबकि लेम्ब्रे, दुइयां, दोदारी, हिनुआ, सलाई के ग्रामीणों को कई माह का राशन नहीं मिला है। जिस माह में राशन मिलता भी है तो काफी कम दिया जाता है। इसके अलावे पंचायत के सभी गांवों में शुद्ध पेयजल की समस्या को लेकर भी यह सड़क जाम किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु कई बार प्रशासन व संबंधित विभाग को पत्र लिखा और मौखिक रूप से अवगत कराया गया था, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पिछले दिनों 8 गांवों की महापंचायत की बैठक दुइयां गांव में हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन सड़क जाम करने का फैसला लिया गया था। इस सड़क जाम आंदोलन को स्थगित कराने हेतु मनोहरपुर के बीडीओ शक्तिकुंज एवं छोटानागरा थाना प्रभारी ने मुखिया राजू सांडिल और सारंडा पीढ़ के मानकी लागुड़ा देवगम के साथ अलग अलग वार्ता की, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। सूत्रों के अनुसार सड़क जाम आंदोलन प्रारंभ होने के साथ ही मनोहरपुर प्रखंड प्रशासन आंदोलन स्थल पर पहुंच ग्रामीणों की मांगों या समस्याओं का समाधान के लिए विशेष पहल अथवा घोषणा कर इस आंदोलन को जल्द समाप्त कराने का प्रयास कर सकता है। कपाली में इमली के पेड़ से निकल रहा दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ। प्रकृति भी अपने अंदर अजीब रहस्यों को समेटे हुए है। वैज्ञानिक कई रहस्यों से पर्दा उठा चुके हैं और उनका इस दिशा में काम निरंतर जारी है। इन रहस्यों में एक है पेड़ के तना से दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ निकलना। इस प्रकार का अजीब दृश्य कभी कभी पेड़ में अचानक देखने को मिलता है। इस बदलाव को लोग प्राकृतिक करिश्मा मानकर आस्था के साथ जोड़ देते हैं। इस दृश्य को देखने वालों की भीड़ लगने लगती है। लोग पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार का एक नज़ारा रविवार को कपाली के केंदीह बस्ती में देखने को मिला।
यहां एक इमली के पेड़ से दूध जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है। पेड़ से दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ देखने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी है। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र के केंदडीह बस्ती में इमली के पेड़ से दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ निकलने के बाद लोग पेड़ की पूजा अर्चना करने लगे हैं। लोग इसे दैविक चमत्कार मानकर आस्था से जोड़ रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग इसे कई रोगों की अचूक दवा बता रहे हैं। वैसे इसके जानकार बताते हैं कि जाइलम द्वारा पौष्टिक तत्व को पेड़ के तना तक पहुंचाया जाता है। वहां से फ्लोएम द्वारा पेड़ की टहनियों व पत्तियों तक इसे पहुंचाने का कार्य किया जाता है। कोशिकाओं द्वारा यह कार्य संपन्न की जाती है। जाइलम के फटने के कारण पेड़ से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। इस संबंध में दलमा के रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि हर वयस्क पेड़ और जीव जंतु में इस तरह का तरल पदार्थ निकलता है। मनुष्यों में भी कहीं कटने पर खून निकलता है। इसी प्रकार सभी पेड़ पौधों में कटने और छिलने पर इस प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है। एचसी के आदेश के बाद भी खुले में मांस बेचने वाले रांची के 100 से अधिक दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राजधानी रांची भी खुले में मांस बेचा जा रहा है। रांची पुलिस ने इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में इस थाना क्षेत्र में खुले में मांस बेचने वाले 51 दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं रांची में 100 से अधिक दुकानदारों पर खुले में मांस बेचने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इन दुकानदारों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 290, 293 और फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की 63 के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्यामानंद पांडेय द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को यह निर्देश दिया था कि खुले में मांस की बिक्री न हो, यह सुनिश्चित की जाए। साथ ही अदालत ने रांची पुलिस को यह निर्देश दिया था कि जिस थाना क्षेत्र में खुले में मांस की बिक्री हो रही है, उस थाना क्षेत्र के पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। 2 जुलाई को अदालत ने मौखिक रूप से यह निर्देश दिया था कि नगर निगम चिकन और मीट की दुकानों का निरीक्षण कर यह देखें कि वह लाइसेंस की शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। बोकारो चंदन कियारी में छापेमारी, अवैध रूप से भंडारित 37,500 घन फीट बालू जब्त। बोकारो उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर अवैध खनन व परिवहन पर रोक को लेकर जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार देर रात को खनन विभाग की टीम ने चंदन कियारी प्रखंड अंतर्गत भोजुडीह पश्चिमी पंचायत के ग्राम गुंडलिभिठा क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। इसी क्रम में टीम ने गुंडलिभिठा में अवैध रूप से बालू भंडारित लगभग 37,500 घनफीट बालू पाया गया, जिसे टीम ने जब्त कर संबंधित के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौके पर चंदन कियारी बीडीओ राजीव सिंह, अंचलाधिकारी रवि आनंद, थाना प्रभारी भोजुडीह एवं थाना प्रभारी अमलाबाद की टीम, खान निरीक्षक जितेंद्र कुमार, खान निरीक्षक सीताराम टुडू आदि मौजूद थे। रांची बीरगोड़ा नदी पर बना डायवर्जन बहा, दर्जनों का गांवों का संपर्क टूटा। रांची बीरगोड़ा नदी में बना डायवर्जन बह गया। इस वजह से दर्जनों गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। मांडर टांगर बसाली पचपड़ा मुख्य मार्ग पर बीरगोड़ा नदी में पुल निर्माण को लेकर डायवर्सन बनाया गया था, लेकिन भारी बारिश के कारण यह डायवर्जन पानी में बह गया। डायवर्जन बह जाने से चान्हो, मांडर व बेडो प्रखंड के दर्जनों गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है। स्वर्णिम कंस्ट्रक्शन 4 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण करा रही है। नदी पर पहले से ही काफी मजबूत पुल बना हुआ था, जिसे ठेकेदार ने तोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि डायवर्जन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। रांची से होकर चलने वाली भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल ट्रेन को मिला विस्तार, जाने कब तक चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय ट्रेनों के परिचालन में विस्तार कर रहा है। वहीं ट्रेनों में सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। अब रेलवे ने ट्रेन संख्या 02832 भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन वाया रांची के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है, जिसके तहत ट्रेन संख्या 02832
भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल ट्रेन वाया रांची, यात्रा प्रारंभ दिनांक 31/7/2024 से यात्रा प्रारंभ दिनांक 29/9/2024 तक प्रतिदिन भुवनेश्वर से प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02831 धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन वाया रांची, यात्रा प्रारंभ दिनांक 1/8/2024 से यात्रा प्रारंभ दिनांक 30/9/2024 तक प्रतिदिन धनबाद से प्रस्थान करेगी। इन ट्रेनों की समय सारणी, ठहराव एवं कोच संयोजन पूर्ववत रहेंगे। महारानी बस से अफीम की बिहार में होनी थी तस्करी, 2 किलो 800 ग्राम जब्त। नशे के खिलाफ रांची पुलिस लगातार अपने इलाके में कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रविवार को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में लोअर बाजार पुलिस टीम ने महारानी बस में छापेमारी कर अफीम तस्कर को पकड़ा है। यह कार्रवाई खादगढ़ा बस स्टैंड में हुई है। गिरफ्तार तस्कर बारगिन मुंडा खूंटी जिला का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने 2 किलो 800 ग्राम अफीम जब्त किया है। लोअर बाजार पुलिस ने अफीम तस्कर को कब्जे में लेकर थाना पहुंची है। धनबाद अलंकार ज्वेलर्स से लाखों के गहने उड़ा ले गए चोर। सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित खुशबू अलंकार ज्वेलर्स को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। दुकान का शटर उखाड़कर चोर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। दुकान मालिक ने सरायढेला थाना में चोरी की शिकायत की है। दुकान मालिक राजकुमार वर्मा के मुताबिक सुबह करीब 4:30 बजे उनको दुकान में चोरी होने की सूचना मिली। आकर देखा तो दुकान के शटर उखड़े हुए थे। दुकान के अंदर गया तो सारे सामान गायब थे। उन्होंने बताया कि चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी ले गए। पड़ोस के एक दुकान का भी सीसीटीवी कैमरा चोरी हो गया। मामले को लेकर थाना में शिकायत की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल चोरी किए गए सामानों की कीमत का सही आकलन नहीं किया जा सका है। जमशेदपुर अंधविश्वास ने ली मासूम की जान, सर्पदंश के बाद करा रहे थे झाड़ फूंक। ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास की जड़ें अब भी काफी मजबूत हैं। लोग गंभीर बीमारी का इलाज अस्पताल में करवाने के बजाय किसी ओझा या जड़ी बूटी के नाम पर इलाज करने वाले के पास भागते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली में इसी अंधविश्वास के चलते एक मासूम की जान चली गई। 4 साल की बच्ची और उसकी मां को सांप ने डसा तो मजदूर पिता इलाज करवाने के बजाय गांव के ही ओझा के पास ले गया। ओझा ने दवा दी। कुछ समय बाद बच्ची की हालत बिगड़ी तो जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल ले गए। हालांकि रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया, जबकि 5 दिनों तक मां का इलाज चला। इस बीच 3 साल के बेटे को भी मलेरिया हो गया। इन सब में पिता इतना उलझ गया कि बेटी के मौत के 5 दिन बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं करवा पाया। पिता ने विधायक, ग्राम प्रधान और मुखिया से भी मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली के रोटेड़ा निवासी अभिनाथ सरदार अपनी पत्नी बिनौती सरदार और 5 बच्चों के साथ रहता है। अभिनाथ मजदूरी कर जीवन यापन करता है। अभिनाथ ने बताया कि बीते 22 जुलाई की रात को पत्नी बिनौती बच्चों के साथ जमीन पर सोई थी। इसी दौरान एक सांप ने 4 साल की बेटी मनीषा सरदार और पत्नी बिनौती को सांप ने डंस लिया। सुबह ग्रामीणों ने झाड़ फूंक करने की सलाह दी। गांव के ही सुरु मुंडा के पास झाड़ फूंक के लिए ले गए। सुरु मुंडा ने झाड़ फूंक शुरू किया। दूसरे दिन 23 जुलाई को बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी तो सुरु ने अस्पताल ले जाने की सलाह दी। 23 जुलाई को शाम 4 बजे बच्ची और पत्नी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, पर बच्ची की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने पत्नी का इलाज शुरू किया और बच्ची के शव को शवगृह में रखवा दिया। इसी बीच 3 साल के बेटे सम्राज सरदार को मलेरिया हो गया। उसे भी इलाज ले लिए एमजीएम में भर्ती कराया। अभिनाथ ने बताया कि पत्नी और बच्चे के इलाज के कारण वह बच्ची के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवा पा रहा था। शनिवार को पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जिसके बाद रविवार को बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाया। अभिनाथ ने बताया कि पत्नी और बच्ची को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसे एम्बुलेंस को 1000 रुपये देने पड़े। बेटी की मौत के बाद मोक्ष वाहन से शव को पोस्टमार्टम हाउस और फिर घर लेकर जाने के लिए 3000 रुपये की मांग की, जबकि उसके पास लाल कार्ड है। वहीं उसने विधायक संजीव सरदार, चोरुगोड़ा ग्राम प्रधान उदय हांसदा और मुखिया सरस्वती मुर्मू से भी मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। ऐसे लोगों को डूबकर मरना चाहिए। पाकुड़ में पुलिस व छात्रों के बीच
हिंसक झड़प पर राष्ट्रीय ST-SC आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव व DGP से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। पाकुड़ में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प को लेकर राष्ट्रीय ST-SC ने आयोग ने संज्ञान लिया है। इसे लेकर आयोग ने रविवार को झारखंड के मुख्य सचिव, DGP, पाकुड़ DC और SP को नोटिस भेजा है। भेजे नोटिस में कहा गया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार में लिखा गया है कि झारखंड में पुलिस के साथ झड़प में 11 आदिवासी छात्र घायल। आयोग ने इसके तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338A। आपसे अनुरोध है कि उक्त आरोपों और मामलों पर की गई कार्रवाई के तथ्य और जानकारी इस नोटिस की प्राप्ति के 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। ध्यान दें कि यदि आयोग को निर्धारित समय के भीतर आपसे उत्तर नहीं मिलता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्रदत्त सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है। छात्रों का आरोप है कि पुलिस आक्रोश रैली रोकने के लिए दबाव बना रही थी। मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इसमें करीब 12 छात्र घायल हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि पहले कुछ छात्रों ने पुलिस के साथ मारपीट शुरू की, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर और एक कांस्टेबल घायल हो गए, जिसके बाद कॉलेज में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा। इस दौरान आक्रोशित छात्रों पर बल प्रयोग करना पड़ा। गिरिडीह बेंगाबाद के मजदूर की बेंगलुरु में मौत। बेंगाबाद के मजदूर की बेंगलुरु में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान बेंगाबाद प्रखंड के बरियारपुर गांव के जमरुद्दीन अंसारी के 21 वर्षीय पुत्र शहादत अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम को शहादत ऑटो से सब्जी लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में ऑटो पलट गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जल्द ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। मधवाड़ीह पंचायत के मुखिया सिद्दीक अंसारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम बेंगलुरु में हो गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को हवाई जहाज से रांची लाया जाएगा। फिर शव को उसके पैतृक गांव बरियारपुर लाया जाएगा। लोहरदगा में झुंड से बिछड़ा हाथी बना कुड़ू वासियों के जान माल का दुश्मन। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड क्षेत्र में विगत 4 महीने से जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर बवाल मचा रखा है। हाथी यहां पर विचरण करते हुए लोगों के आशियाने को ध्वस्त कर क्षति पहुंचा रहे हैं, तो कभी फसलों को भी रौंदकर किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जंगली हाथियों ने कुड़ू प्रखंड क्षेत्र के वासियों को सकते में डाल दिया है। लोहरदगा जिला अंतर्गत कुड़ू कैरो और भंडरा प्रखंड क्षेत्र में विगत 4 महीने से गजराजों की टीम और एक अकेले हाथी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। वन विभाग की टीम लगातार जंगली हाथियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने को लेकर रात दिन गांव वालों से मिलकर प्रयास कर रही है, लेकिन गजराजों की टोली कुड़ू कैरो और भंडरा प्रखंड क्षेत्र से जाने को तैयार नहीं है। बता दें कि 1 सप्ताह से गजराजों की पूरी टीम 3 हिस्सों में बंटकर गरीबों और किसानों को जमकर आर्थिक क्षति पहुंचा रही है। भुक्तभोगी ग्रामीणों ने बताया कि कुड़ू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में 1 सप्ताह से लगातार गजराजों ने उत्पात मचा रखा है, जिससे लोगों को जान माल का काफी क्षति पहुंची है। कुड़ू प्रखंड क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जंगली हाथियों के झुंड और एक अकेला गजराज महाराज के तबाही से लगभग 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। इधर रविवार को हाथियों के झुंड ने कुड़ू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदलासो के हरैया पथरा होते हुए हेंजला मुस्लिम कब्रिस्तान से होकर चंदलासो पंचायत सचिवालय के बगल में स्थित मनोज गडेरी के घर को तोड़ डाला और घर में रखे अनाज को छट कर गया। चंदलासो पंचायत के कुछ दूरी पर स्थित एक किसान के आम बगान को तहस नहस करने के बाद 23 हाथियों का झुंड पुरनाडीह जंगल में जा घुसा। पलामू चोरी की 3 बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। हुसैनाबाद पुलिस ने 2 बाइक चोर को 3 बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ मुकेश कुमार महातो ने बताया कि लगातार क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर विभाग चौकन्नी हुई। एक छापामार दल का गठन किया गया। अनुसंधान के दौरान में छापामारी दल को गुप्त सूचना मिली
कि चोरी की बाइक के साथ टैक्सी स्टैंड जपला हैदरनगर रोड में एक व्यक्ति लेकर खड़ा है। इस सूचना पर छापामारी टीम वहां गई। बाइक पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अजय कुमार बताया, जिसने स्वीकार किया कि वह माह जून से अब तक हुसैनाबाद थाना से 8 बाइक चोरी कर चुका है। इसकी निशानदेही पर छापामारी दल ने जीवा बिघा मोड़, अंबा, औरंगाबाद, बिहार स्थित सोहन कुमार के गैरेज से 2 बाइक बरामद किया। वहीं एक बाइक शराब बेचने में कुटुंबा थाना एवं एक अंबा थाना में जब्त किया जा चुका है। अभियुक्त अजय के अलावा अप्राथमिकी अभियुक्त सोहन कुमार उर्फ छोटू दोनों ग्राम सारा चौराहा थाना सिमरी जिला औरंगाबाद बिहार के निवासी हैं। इनके पास से चोरी का 3 बाइक बरामद किया गया है। अन्य चोरी की बाइक के संबंध में पूछताछ की जा रही है। छापामारी दल में मुकेश कुमार महातो, डीएसपीओ हुसैनाबाद, थाना प्रभारी हुसैनाबाद संजय कुमार यादव, एसआई नर्वदेश्वर सिंह हुसैनाबाद थाना, अनुसंधानकर्ता अनंत कुमार सिंह हुसैनाबाद थाना, बबलू कुमार, देवरी ओपी प्रभारी, चौकीदार अमित पासवान के अलावा सशस्त्र बल शामिल था। आदित्यपुर आसंगी चेक डैम में 2 नाबालिग डूबे, खोजबीन में जुटा बचाव दल। आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आसंगी बस्ती स्थित खरकई नदी के चेक डैम पर स्नान करने आए 5 नाबालिग युवकों में से 2 डूब गए हैं। घटना रविवार शाम करीब 3 बजे की बताई जा रही है। इस घटना में डूबे नाबालिगों में एक का नाम आदित्य उर्फ भोलू महातो तथा दूसरे का नाम गोलू उर्फ सुमित मोदी है। दोनों इच्छापुर लाइन टोला का रहने वाले बताए गए हैं। मौके पर आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार अपने दलबल के साथ पहुंच गए। डूबे दोनों युवकों की खोजबीन शुरू कर दी गई। पुलिस ने नदी का पानी कम करने के लिए गाजिया चेक डैम बंद करने को लेकर निर्देश दिए। वहीं जमशेदपुर से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। पानी का काफी प्रेशर होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कत आ रही है। बचाव दल पानी कम होने का इंतजार कर रहा है। चेक डैम के पास पत्थर होने के कारण भी उन्हें काफी परेशानी हो रही है। घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। 8 लाख से अधिक बेटियां ले रहीं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाभ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना अपनी सफलता की ओर अग्रसर है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समाज कल्याण विभाग की एक आदर्श योजना के रूप में देखी जा रही है। इस योजना से 9 लाख किशोरियों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। फिलहाल लगभग 8 लाख छात्राओं को इसका लाभ मिल रहा है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल 5 बार में 40,000 तक आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। यह सहायता वर्ग 8 से प्रारंभ होकर उनके 12वीं तक पहुंचने तक मिलती रहती है। हेमंत सरकार के महिला प्रोत्साहन और उनकी शिक्षा में बेहतरी के प्रयास के रूप में इस योजना को देखा जा रहा है। हेमंत सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से अब तक लगभग 8 लाख किशोरियों को जोड़ा जा चुका है। वर्ष 2022-23 में जहां इस योजना के तहत 7,28,332 और वर्ष 2023-24 में 7,15,061, वहीं वर्ष 2023-24 में 2,07,293 अब तक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। सरकार का इस वित्तीय वर्ष में 9 लाख छात्राओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में वर्ग 8 से 12वीं तक की प्रत्येक स्कूली छात्रा को कक्षा 8 में 2,500, 9वीं में 2,500, 10वीं में 5,000, 11वीं में 5,000 और 12वीं में 5,000 रुपये की सहायता उनके बैंक खाते में दी जाती है। जब किशोरी की उम्र 18 की हो जाए और उसका मतदाता पहचान पत्र बन जाए तो उसे एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वो उस पैसे से आगे की पढ़ाई या कोई प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबी बन सकें। हेमंत सरकार ने देखा 8वीं वर्ग से किशोरियों को पढ़ाई करने के लिए कई छोटी छोटी जरूरतें होती हैं। उन जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। अपने खाते में आए इस सरकारी सहायता का लाभ छात्राएं खूब उठा रही हैं। पढ़ाई की छोटी मोटी जरूरत खाते में आए पैसे से पूरी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह सहायता सरकार द्वारा स्कूलों को दिए जा रहे सहायता के अतिरिक्त है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि दूर दराज के गांव की किशोरियां
अब विद्यालय नियमित रूप से आ रही हैं। इस योजना के कारण ड्रॉप आउट के मामले काफी कम हुए हैं। पलामू में पत्नी ने प्रेमी साथ मिलकर कराई पति की हत्या। पांकी थाना पुलिस ने 24-25 जुलाई की रात भाई ने की भाई की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में षड्यंत्रकर्ता मृतक अजय की पत्नी अमृता देवी ही निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अजय के हत्या की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने अमृता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। इस संबंध में पार्टी थाना प्रभारी उत्तम कुमार ने बताया कि पांकी थाना अंतर्गत बिजली ऑफिस के सामने एक घर में हत्या की घटना के सत्यापन के क्रम में यह बात प्रकाश में आया था कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अजय राम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पत्नी अमृता के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज कर उक्त घटना के त्वरित अनुसंधान के लिए एक टीम का गठन किया गया था। पांकी पुलिस निरीक्षक पूनम टोप्पो के नेतृत्व कांड के अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि मृतक अजय की पत्नी अमृता के द्वारा अपने प्रेमी के साथ षड्यंत्र के तहत अजय की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। अमृता देवी ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि पति के घरेलू प्रताड़ना से तंग आकर करीब 2 वर्ष पहले रंजीत नामक लड़के से प्रेम हो गया था। रंजीत बिहार के पटना जिले का रहने वाला है। वह पांकी स्थित लालू मैदान में मेला लगाने आया करता था। अमृता का घर लालू मैदान से लगा हुआ है और पीछे का रास्ता लालू मैदान में ही निकलता है। इसी कारण पानी लेने के बहाने उसका अमृता के घर आना जाना होने लगा और दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ। इसी बीच अजय को इसकी भनक लगने पर अपनी पत्नी को और प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद अमृता अपने बच्चों को साथ लेकर रंजीत के साथ भागने का प्लान किया, किंतु उसके पति के द्वारा किसी जमीन को बेचा जाना था जिसमें एक मोटी रकम मिलने वाली थी। मृतक को इसकी भनक थी कि जमीन बेचने पर मिलने वाली मोटी रकम को लेकर उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग सकती है। इसीलिए अजय जमीन बेचने में आनाकानी करने लगा। इसी बीच अजय ने अपनी पत्नी अमृता देवी को प्रेमी रंजीत सिंह के साथ घर में देख लिया तो उसने अपनी पत्नी के साथ काफी मारपीट की। इसके बाद रंजीत अमृता को फोन कर बोला कि अब तुम्हारे पति को मारना जरूरी है। इस पर अमृता ने भी सहमति जताई। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से 24-25 जुलाई की रात्रि रंजीत लालू मैदान के पीछे साइड वाले दरवाजे से अजय के घर में घुसा तथा सोए हुए पाकर चाकू से गर्दन पर 5-6 बार वार किया। इस दौरान अपने बचाव में अजय ने रंजीत की उंगली को अपने दांत में फंसा लिया, जिसे अमृता देवी ने खींचकर निकाला तो अमृता के हाथ की उंगली को अपने दांत में दबा लिया। फिर अमृता ने ही अपने पति के लगातार हल्ला गुल्ला करने पर तकिया से मुंह दबाया और रंजीत ने चाकू से वार किया, जिसमें अजय की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद बचने के लिए अमृता द्वारा ही अपने पति की हत्या के विरुद्ध फर्द बयान देकर केस भी दर्ज करवाया था। अमृता की शादी अजय से करीब 16 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके 4 बच्चे हैं, जबकि रंजीत की उम्र करीब 25 वर्ष है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी रंजीत की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी कर रही है। बहरागोड़ा में धान रोपाई कर रही महिला की ठनका गिरने से हुई मौत। रविवार को दोपहर बाद बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के बरहागाड़ियां गांव निवासी महिला सुहागी मुर्मू 35 वर्ष की वज्राघात से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आसपास के ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर मृतक महिला अपने ही खेत में धान रोपाई रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और ठनका उसके ऊपर गिरा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय महिलाओं ने उसे उठाकर घर लाया। मौके पर पुलिस तथा प्रशासन के पदाधिकारी पहुंचे और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रांची आदिवासी छात्र संघ ने फूंका सीएम का पुतला। आदिवासी छात्र संघ के सैकड़ों विद्यार्थियों ने जेल चौक पर रविवार को सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। छात्रों ने कहा कि मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा व उपद्रव की आग बुझी नहीं की। अब झारखंड के पाकुड़ जिले के केकेएम आदिवासी छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला उजागर हो गया। इससे पहले विभिन्न छात्रावास के विद्यार्थी करमटोली छात्रावास से पैदल मार्च करते हुए जेल चौक पहुंचे, जहां रैली सभा में तब्दील हो गई। वहां पहुंचकर छात्रों ने सीएम मुर्दाबाद, पाकुड़ एसपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा
कि केकेएम आदिवासी छात्रावास पाकुड़ में सो रहे छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लोगों ने कहा कि जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सरकार दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं किया तो राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर बिरसा उरांव, अजय उरांव, प्रदीप उरांव, प्रकाश भगत, बबलू उरांव, परमात्मा उरांव, आशीष उरांव, सागर उरांव समेत सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद थे। घुसपैठियों को वोट बैंक में तब्दील करने का बड़ा खेल आदिवासी छात्रों के आक्रोश से बौखलाया झामुमो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि लगातार संताल सहित झारखंड के दूसरे क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाए जाने के मुद्दे पर भाजपा के मुखर विरोध के कारण झामुमो बदहवास हो गया है। दरअसल यही बांग्लादेशी घुसपैठिए इस गठबंधन के वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा है। प्रतुल ने कहा कि खुद इसी सरकार के स्पेशल ब्रांच में 2 जून 2023 को सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा था कि संथाल परगना के मदरसों में इन मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों के सरकारी दस्तावेज को बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से तैयार किया जाता है और फिर इन्हें प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। भाजपा ने इन बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ आवाज को संथाल परगना से लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग तक मुखरता से उठाया है। अब गठबंधन को अपना घुसपैठियों का वोट बैंक खतरे में दिख रहा है, जिसके कारण झामुमो के नेता बदहवास होकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज कांग्रेस के विधायक नेहा शिल्पी नेहा तिर्की के उसे बयान से किनारा नहीं किया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की तुलना बिहारियों से कर डाली थी। यह बेहद शर्मनाक और शर्मसार करने वाला वाकया है। जब आप देश के नागरिकों की तुलना जबरन देश में घुस आए घुसपैठियों के साथ करेंगे। प्रतुल ने कहा कि 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश में है, लेकिन घुसपैठियों के विषय में इन्होंने अभी तक कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। घुसपैठियों को संरक्षण देकर यह सरकार झारखंड के मुसलमानों का भी अहित कर रही है, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को ज्यादातर यही मुस्लिम घुसपैठिए डकार जाते हैं। आदिवासियों के हितों पर भी यह लव जिहाद, लैंड जिहाद और पॉलिटिकल जिहाद के जरिए चोट कर रहे हैं। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में आदिवासी छात्रावास में रात में पुलिस ने बर्बरता से मारपीट की थी। उसके बाद हजारों छात्रों के जमीनी आक्रोश से भी राज्य सरकार सकते में आ गई है। किरीबुरू में पुलिस को उड़ाने की नक्सली योजना विफल। टोंटो थानांतर्गत ग्राम तुम्बाहाका और प्रधान घाट के आसपास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को टारगेट कर नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5 किलो वजन का एक आईईडी पुलिस व सीआरपीएफ ने बरामद कर लिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता ने उसे नष्ट कर दिया। अगर इस आईडी को नक्सली विस्फोटक करने में सफल हो जाते तो पुलिस को भारी नुकसान पहुंचता। नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। इस दौरान उनकी अधिक कोशिश पुलिस को भारी नुकसान पहुंचाने की है, लेकिन पुलिस भी नक्सलियों की तमाम साजिश को अपनी बेहतर रणनीति से विफल कर रही है। इस मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने करते हुए बताया कि प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, अनल, असीम मंडल, चमन, अजय महातो, सागेन अंग्रिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील हैं। इसके आलोक में चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ की विभिन्न बटालियन संयुक्त अभियान दल गठित किया है। यह दल गोइलकेरा थानांतर्गत ग्राम कुइड़ा, छोटा कुइड़ा, मारादिरी, मेरालगड़ा, हाथीबुरु, तिलायबेड़ा, बोयपाई ससांग, कटंबा, बाएं हाथू, बोरोय, लेमसाडीह के सीमावर्ती क्षेत्र तथा टोंटो थानांतर्गत ग्राम हुसिपी, राजाबासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा, पाटातोरब, गोबुरु, लुइया के सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान चला रहा है। अभियान के दौरान 28 जुलाई को टोंटो थानांतर्गत ग्राम तुम्बाहाका और प्रधान घाट के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए एक आईडी बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट किया गया है। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ एक यात्री गिरफ्तार।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से कारतूस बरामद किया गया। कारतूस बरामद होने के बाद श्यामलाल नाम के व्यक्ति को एयरपोर्ट थाना की पुलिस के द्वारा रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एयरपोर्ट में सीआईएसएफ के जवानों ने सुरक्षा चेकिंग के दौरान श्यामलाल चौधरी नाम के यात्री के पास से पिस्टल का कारतूस बरामद किया। यात्री को सीआईएसएफ ने हिरासत में ले लिया और एयरपोर्ट थाने को सौंप दिया। श्यामलाल चौधरी राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी श्यामलाल रविवार शाम 4:50 बजे अहमदाबाद का विमान पकड़ने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंचा था। सिक्योरिटी की जांच के दौरान उसके बैग में हथियार होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने श्यामलाल के बैग की जांच की। हालांकि उसके बैग में एक गोली ही थी। कारतूस मिलने के बाद श्यामलाल को सीआईएसएफ जवानों ने पकड़कर एयरपोर्ट थाने के हवाले कर दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने संताल की डेमोग्राफी पर जताई चिंता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संताल में डेमोग्राफी के बदलाव का आरोप लगाया है। आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने रांची में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में राज्य के कई हिस्सों में ट्राइबल समाज से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते कहा कि घुसपैठियों के कारण संकट बढ़ रहा है। संताल परगना प्रमंडल की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। बांग्लादेशी मुसलमान वहां की आदिवासी युवतियों से शादी कर उनकी जमीन हड़प रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण आदिवासी समुदाय के लोग उनके खिलाफ न तो कुछ बोल पा रहे हैं और न ही उनके खिलाफ थाना में एसटी केस दर्ज करा पा रहे हैं। अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बांग्लादेशी मुसलमान कैसे संताल परगना की भोली भाली आदिवासी युवतियों से शादी कर डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। इसमें यहां के सीएम हेमंत का विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, जहां एक पंचायत की मुखिया तो ट्राइबल है पर पति मुस्लिम। बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण संताल परगना में 25 से 30% डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। हालात ऐसे ही रहे तो वहां भी बंगाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।